चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको निकालना सिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या होते हैं, दो केस होते हैं, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट। क्लियर। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम करते हैं कि कैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपकी जो जीएवी होगी वो क्या होती है, नील होती है। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, आपको इनकी अलाउंस नहीं होती है, तो आपकी हम बोल सकते हैं कि जो एनएवी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब आपकी जीएवी जीरो है, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं या नहीं पे किए हैं मैटर ही नहीं करते, क्योंकि उनकी अलाउंस नहीं मिलती है आपको, तो आपकी एनएवी जीरो है। इसमें ऐसा कोई केस नहीं बन पाएगा जहां पे आप एनएवी नेगेटिव कर लोगे। एनएवी नेगेटिव करने का एक ही तरीका है कि आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दो, या आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस ग्रोस एनुअल वैल्यू है जो आपकी उससे हाई हो जाए। तो यहाँ पे जब आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो जीएवी से ज्यादा होने का उसका कोई चांस ही नहीं होता, और जीएवी जब नील है तो एनएवी भी आपकी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। क्लियर, ये चीज समझ आई। इसका क्रक्स क्या लिखना है आपको कि एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये चीज लिख ली। दूसरी चीज अब देखो यहाँ पे क्या चीज है। अब एनएवी के बाद आप क्या करते हो, एनएवी के बाद आपको डिडक्शन मिलती है दो। एक डिडक्शन मिलती है 24A की, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, 30% ऑफ एनएवी मिलती है वो। अब एनएवी नील है तो ये डिडक्शन भी नील हो जाएगी। दूसरी डिडक्शन मिलती है आपको 24B में, जो आपको मिलती है इंटरेस्ट की डिडक्शन, कि आपने बोरो कर रखा है अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसकी डिडक्शन मिलती है। इट कैन बी ईदर 30,000 और इट कैन बी 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए या 30,000 हो सकती है ये वैल्यू। ये डिपेंड करेगा आपने लोन कब लिया है, किस पर्पस के लिए लिया है, और कंस्ट्रक्शन कितने टाइम पीरियड में खत्म कर ली है। उस बेसिस पे आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी या 30,000। तो इस केस में यहाँ पे क्या चीज निकल के आई कि हाँ, मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डिडक्शन मिलती है, तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी उसकी डिडक्शन लेके मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को नेगेटिव कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरी नेगेटिव हो सकती है। मतलब क्या है, इनकम में लॉस भी इंक्लूड होता है ना, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इस लॉस को मैं क्या करती हूँ, फिर क्या करती हूँ, सेट ऑफ करती हूँ। ये चीज पता है, सेट ऑफ करने का भी तरीका बता देती हूँ यहाँ पे। कैसे सेट ऑफ करते हो आप, जो आपका करंट ईयर है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे आप क्या कर सकते हो, अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। किससे, इंटरहेड, इंटरहेड मतलब पीजीबीपी की इनकम से कर सकते हो, कैपिटल गेन्स की इनकम से, अदर जो आपका जो अदर सोर्सेज है उनकी इनकम से आप कर सकते हो इंट्राहेड एडजस्टमेंट। पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में, जिस साल आपका लॉस हुआ है उस साल, और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 लाख रुपए तक उसको एडजस्ट कर सकते हो। एक और चीज क्या आती है, सैलरी इनकम से कोई भी एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। सैलरी इनकम से एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका पैसा बच जाएगा, जो आपका लॉस बच जाएगा, उसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, 8 ईयर्स के लिए इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। और हाउस प्रॉपर्टी ही, और आपका एक आता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये तो ऐसे लॉसेज हैं, अगर आप इनकी रिटर्न भी फाइल नहीं करते हो ना, आपको लॉस के लिए भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आप लॉस के लिए भी रिटर्न फाइल नहीं करते तो भी आपके ये सेट ऑफ हो जाते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैंने बता दिया और सेट ऑफ बता दिया। दूसरा क्या आता है केस, दूसरा केस आपका आता है जब आपकी प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या चीज होती है, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपकी 2 कंडीशंस आ सकती हैं कि आपका यहाँ पे हाउस वेकेंट है, और एक है आपकी की वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी है और वैकेंसी नहीं है, 2 केस बन गए। जब आपका घर लेट आउट प्रॉपर्टी है और पूरे साल के लिए वो वेकेंट होगा, तो आपकी जीएवी भी क्या हो जाएगी, जीएवी जीरो हो जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस आप पे करेगा जो ओनर, उसकी डिडक्शन उसको मिलेगी। जब म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी तो क्या यहाँ पे आपकी एनएवी जो है वो माइनस में नहीं आ जाएगी, जो आपको डिडक्शन मिली है, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि आपकी एनएवी इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, एनएवी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, हो सकती है नेगेटिव। उसके बाद दूसरी चीज, अब इससे और आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलती है यहाँ पे
24B की डिडक्शन मिलती है, 24A की डिडक्शन मिलती है। तो हाँ बिल्कुल मिलेगी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में 24A 24B। 24B की और डिडक्शन मिलेगी कितनी, जितना खर्चा किया है एक्चुअल अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। 2,30,000 कोई वैल्यू नहीं है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। जितना खर्चा किया उतनी ही डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर अगर मैं बोलूं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर करनी, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब वैकेंसी के केस में कर लिया। अब जब वैकेंसी नहीं थी तो आप एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करके जीएवी निकालते हैं। जीएवी में से फिर म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं, वो निकालते हैं। अब मेरी जीएवी भी है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आई है, 1,00,000 रुपए आई है, म्युनिसिपल टैक्सेस मेरे 10,000 है, तो 90,000 मेरी एनएवी आ जाएगी। तो हाँ एनएवी पॉजिटिव आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसा हो जाता कि मेरे पास वैकेंसी भी नहीं है बट मेरे म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 2,00,000 रुपए के हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस 2,00,000 रुपए के हैं, तो हाँ आपको 1,00,000 की यहाँ पे नेगेटिव एनएवी आ जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने जो पे किए हैं करंट ईयर या फिर किसी प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो इस केस में भी आपकी एनएवी नेगेटिव हो सकती है। यस, अब आप सही बोल रहे हो। जब आपकी एनएवी नेगेटिव होगी तो डिडक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। क्लियर? यहाँ पे मैंने डिडक्शन नहीं दी है, डिडक्शन यहाँ पे नील ही रहेगी, बट 24B जो सेक्शन है उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लिख के करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाउस प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल आता है इस टॉपिक से, और यही क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने फ्यूचर पीरियड के लिए पे किए हैं, उनकी डिडक्शन नहीं मिलती। प्रीवियस पास्ट के लिए पे किए हैं, उनकी डिडक्शन मिल जाती है। एक और कंपोनेंट आता है यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट। ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट है आपने घर को लेट आउट किया हुआ था, आपके टेनेंट थे और वो आपको किराया देके नहीं गए, आपको रेंट पे करके नहीं गए, मतलब उस टाइम पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट तो थी बट आपको यहाँ पे रेंट नहीं मिला है। तो आप इस केस में क्या करते हो, जो आपका एक्चुअल रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट होता है ना, उसमें से जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट है उसको आप क्या करते हो, माइनस करते हो अनरियलाइज्ड रेंट को, फिर आप उसको जीएवी में लिखते हो, फिर आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हो, आपकी एनएवी निकल के आती है, फिर आपको 24A की डिडक्शन मिलती है 30% और 24B की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है वो चीज देखना। एक और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, नवा क्वेश्चन आपको अगर पेपर में दे दिया जाएगा कि मुझे अनरियलाइज्ड रेंट था मेरा प्रीवियस ईयर का, इस साल वो रियलाइज हुआ है, रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, उस केस में आप क्या करोगे? जब आपका ये अनरियलाइज्ड रेंट था, आपने इसको एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस किया था, एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस करने की वजह से आपको ये जो 24A की डिडक्शन मिलती है ना, वो अनरियलाइज्ड रेंट की नहीं मिली थी। तो जब आपको ये रेंट रियलाइज हो जाएगा, जब अनरियलाइज्ड रेंट मिलेगा, उस टाइम पीरियड पे भी आप क्या करेंगे, 24A की डिडक्शन लेंगे। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 2020-21 का यहाँ पे क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, 2020-21 का अनरियलाइज्ड रेंट है और वो मुझे 2021-22 में रियलाइज हो रहा है, तो रियलाइज होगा तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करूंगी? तो जो भी आपको पैसा रियलाइज होता है ना, उसका आपको 70% करना होता है, इतना पैसा टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि 30% की डिडक्शन आपको मिलती है 24A के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जब आपका अनरियलाइज्ड रेंट था वो माइनस हो गया था तो नहीं मिल पाई थी। तो जिस ईयर में आपको वो रियलाइज होता है पैसा अनरियलाइज्ड रेंट का, उस ईयर में आपको 30% 24A की डिडक्शन मिल जाती है। दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट हम भूल जाते हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि ये 70% ही क्यों चार्ज होता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि यहाँ पे 30% की आप डिडक्शन लेते हो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट की, क्योंकि आपको ये मिलनी ही मिलनी है 30% की डिडक्शन 24A में, उसका आप 30% यहाँ पे डिडक्ट करके 70% टैक्सेबल कर देते हो। एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, तो कितना आपको इंटरेस्ट की जो डिडक्शन होती है, जो बोरोड कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, आपको सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलती है
तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? जीएवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीएवी नेगेटिव होने का मतलब कि आपने लेट आउट पे प्रॉपर्टी रखी हुई है और आपके घर पे कोई आ नहीं रहा है, किराए पे नहीं है कोई, बट लोग पैसा देके जा रहे हैं कि भैया हमें आपका घर नहीं लेना, आप हमारे से पैसे ले लो। ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। तो जीएवी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। जीएवी नेगेटिव नहीं होती है, बट एनएवी कैन बी नेगेटिव। चलिए इसका आंसर बताइए, ए बी सी और डी। 30,000 आंसर आ रहा है, 2 लाख भी आंसर आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ₹2 lakhs। आपको यहाँ पे भी 2 केस मिलते हैं। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ना 2 केस बनते हैं, या तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी या आपको 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। कंडीशंस अगर आप पूरी करते हो तो आपको 2 लाख की रिडक्शन मिलती है, अदरवाइज आपको 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। क्या है वो कंडीशंस? लोन लिया है, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाओगे, बनवाओगे या फिर खरीदोगे नई हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, बट प्रोवाइडेड आपने लोन कब लिया है? लोन आपने लिया है, लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ये कंडीशन आपको पूरी करनी है। प्लस अगर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और परचेज करना है, आपने 5 ईयर्स के अंदर अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन या परचेज कर लेनी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी की। मैंने आज 2010 को लोन लिया है, 1/4/2010 को मैंने लोन लिया और मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की 1/4/2018 में, तो क्या मुझे 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे 5 साल के अंदर अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। 1/4/1999 के बाद मुझे लोन लेना है 1 अप्रैल 1999 के बाद, और लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, तो आपको यहाँ पे 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लोन लिया है 15/11/1999 को, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ 1 हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वहां पे आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। अब आप बोल रहे होंगे मैम यहाँ पे और चीजें नहीं दी हुई, टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपना यहाँ एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तो आप ये चीज मान के चलेंगे, खुद से नहीं इंटरप्रिटेशन लगानी कि आपने 5 साल में नहीं की होगी कंस्ट्रक्शन, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया है या नहीं लिया है। कभी भी पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा एज एन एसएससी आपको सोचना है कि मैक्सिमम बेनिफिट किस चीज में होगा। तो एजम्पशन आप यही लेके चलोगे कि आपको जो कंडीशन दे रखी है उसी को मानते हुए चलो और उसी के बेसिस पे अपना आंसर निकालो। तो 2 लाख रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी है जिसका फेयर रेंट इतना है, वेकेंट है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं आपने कितने? 20,000, एनएवी आपको निकालनी है। जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट होती है फॉर एनी रीजंस, वेकेंट है, आपका एक्चुअल रेंट क्या होता है? जो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, जो सॉरी जीएवी जो है वो क्या होता है? एक्चुअल रेंट ही होता है। जब पूरे साल वो क्या है? वेकेंट है थ्रू आउट द ईयर, मतलब 1 भी रुपया नहीं मिला आपको किराए पे, 1 भी रुपया नहीं मिला तो आपकी जीएवी क्या है? नील हो जाएगी, जीएवी नील है। अब उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी क्या हो? लेट आउट हो। ऑब्वियसली हमने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पे तो रखी है, वो वेकेंट है थ्रू आउट द ईयर, इसमें हमारी गलती थोड़ी है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ी हो जाएगा, वेकेंट वो लेट आउट ही रहेगी प्रॉपर्टी। तो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस जितने आपने पे किए हैं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बोला गया है। पे किए हैं 20,000 के,
तो आपकी एनएवी क्या आ जाएगी, -20,000 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नील नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको मैंने एक चीज याद, कल भी क्वेश्चन करवाया था, हमने कल क्वेश्चन किया था ना परसों, कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अगर वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है। लेट आउट प्रॉपर्टी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो जीएवी होती है वो नील होती है, जीएवी नील होती है, आपको म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलती है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन ही नहीं मिलती, तो आपकी एनएवी भी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो एनएवी नील हो सकती है दोनों केसेस में, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी, लेट आउट में भी। अगर लेट आउट में इन केस म्युनिसिपल टैक्सेस ना दिए होते तो आपकी जीएवी 0 थी क्योंकि वेकेंट था थ्रू आउट द ईयर हाउस, और आपकी एनएवी भी 0 हो जाएगी क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं है। तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, अदरवाइज नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे, 3,60,000 और 4 लाख में जो हायर है वो क्या है, 4 लाख, 4 लाख रुपीज इज द हायर। अब स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और इसमें क्या लेना होता है, लोअर लेना होता है, तो 4 लाख कम है 5 लाख से, तो 4 लाख आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट इज 4,80,000। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो आपकी हायर वैल्यू होती है वो आपकी जीएवी होती है, तो हायर वैल्यू इज 4,80,000, जीएवी आ गई। जीएवी में से आप क्या करते हो, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हो, बट इन्होंने बोला ड्यू तो हो गए हैं बट पे नहीं किए गए। अगर आप पे करते हो तभी डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आपकी एनएवी क्या निकल के आ जाएगी, 4,80,000 आ जाएगी। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, म्युनिसिपल टैक्सेस कब अलाउ होते हैं, जब आप पे करते हो, पेड बेसिस पे ही आपको यहाँ पे अलाउंस मिलती है। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस के लिए एग्जम्पशन लेनी है तो आपको क्या क्या चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट है, यस है। क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस मैटर करता है, यस मैटर करता है। कि आप मेट्रो सिटी में है या अदर सिटीज में है। तीसरी चीज, स्टैंडर्ड रेंट मैटर करती है, नो, स्टैंडर्ड रेंट नहीं मैटर करती। 4th चीज है हमारे पास, रेंट पे क्या मैटर करता है, यस मैटर करता है, क्योंकि मुझे जो मैं रेंट पे करती हूँ और जो मेरा सैलरी का 10% है उसी के बेसिस में मैं क्या करती हूँ, अपना एचआरए की एक लिमिट निकालती हूँ। फिर एचआरए जितना आपको मिला है वो भी मैटर करता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर वो जाएगा ए, बी, डी एंड ई, क्योंकि मुझे सैलरी भी पता होनी चाहिए मेरी, मुझे प्लेस ऑफ रेजिडेंस पता होना चाहिए, मुझे जितना मैंने रेंट पे किया वो पता होना चाहिए, और मुझे एचआरए कितना मिलता है वो पता होना चाहिए। इन बेसिस पे मैं अपना जो एचआरए एग्जम्प्ट होगा वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखते हैं कि कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या रहती है, किस तरीके से एचआरए एग्जम्पशन हमें मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सेक्शन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एचआरए का जो सेक्शन रहता है वो रहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। और सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे एचआरए में सैलरी का अलग मतलब है, डीएनएस अलाउंस में अलग मतलब रहेगा, आपको ग्रेचुइटी के सेंस में अलग मतलब रहेगा। तो सैलरी के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो एचआरए में जो सैलरी का मतलब है वो क्या है, कि आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो, जो डीएनएस अलाउंस मिलता है वो, अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूडेड है तो, और आपको जो कमीशन मिलता है एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो 3 चीजें आपको लेनी होती है सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एचआरए कैसे एग्जम्प्ट होता है। तो आपको 3 केस होते हैं, ए, बी और सी, उनमें से जो सबसे लीस्ट होगा वो आपका एचआरए एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एक चीज आती है यहाँ पे, द एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी आपको एक्चुअल अमाउंट मिलती है वो। फिर उसके बाद देखना है आपको कितना आपने एक्चुअल रेंट पे किया और कितना आपका 10% था सैलरी का, उससे आपने कितना ज्यादा पे किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और उसका 10% बनता है 10,000, आपने कितना एक्सेस पे किया, एक्चुअल रेंट आप पे कर रहे हो 15,000, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी, जो 5,000 होगा, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए सी केस क्या है, 40% ऑफ द सैलरी ऑफ योर अकोमोडेशन। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा कहीं रहते हैं तो आपका 40% एग्जम्प्ट होता है। इनके अलावा कहीं भी आप रहते हैं, ठीक है, अदर 50% आपका एग्जम्प्ट होगा अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे। इनके अलावा आप कहीं भी रहेंगे तो आपका 40% जो आपने एचआरए आपको मिलता है, सैलरी का 40% जो होगा आपका एग्जम्प्ट होगा। तीनों को आप निकाल लोगे, उसमें जो मिनिमम अमाउंट होगी वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। याद रखेंगे कि जो मिनिमम अमाउंट है वो हमारी एग्जम्प्ट होती है। और भी कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इनसे आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बन सकता है। फर्स्ट इज, आपको जो सैलरी मिल रही है,
ठीक है, वो आपके जितने टाइम पीरियड तक आपने उस घर को ऑक्यूपाई किया है उस टाइम पीरियड के लिए आप लेंगे। फिर उसके बाद कोई भी एडवांस सैलरी या फिर एरियर होंगे, आपको उनको कैलकुलेट नहीं करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है एचआरए एग्जम्पशन निकालते हुए। कोई भी अगर आपको एग्जम्पशन मिलती है, अगर आप क्या है, सुनिएगा थर्ड पॉइंट ध्यान से, अगर आपके पास खुद का अपना घर है तो आपको कोई भी एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने हाउस रेंट अलाउंस पे ही नहीं, क्योंकि आपने कोई रेंट पे ही नहीं किया, तो आपको हाउस रेंट के बदले में कोई भी एग्जम्पशन है जो नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपको सीक्वेंस पूछी गई है कि आपको क्या क्या करना होगा। पहले लॉगिन दिया है, फिर रजिस्टर दिया है, वेरिफिकेशन है, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द रिटर्न है, और ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है। तो आपको किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स है जो फाइल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी रहती है वो रहती है, आपको रजिस्टर होना पड़ता है ई फाइल करने, अपनी आईटीआर को ई फाइलिंग करने के लिए। तो सबसे वेरी बेसिक स्टेप क्या है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद आप लॉग इन करते हैं, और यहीं से मुझे ये चीज भी पता लग रही है कि मेरा 2 और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होने वाला है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यूटिलिटी और फॉर्म डाउनलोड करते हैं, एंड ऑल्सो आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं लॉग इन करने के बाद। उसके बाद आप ई फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की, एंड लास्टली आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो आपकी सीक्वेंस बन जाती है BADE&C। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो होने वाला है। यहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ITR 1 और ITR 2 क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ITR 1 क्या है? सहज। ITR 1 को हम सहज के नाम से जानते हैं, तो पेपर में अगर सहज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ITR 1 की बात की। इसी तरीके से ITR 4 का भी एक नाम है, उसका नाम है सुगम। अगर ITR 4 की बात की जाए तो आपको सुगम नाम है जो याद रखना है। आपके लिए मैं एक कटिंग लेके आई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ITR 1 फॉर्म, ITR 2 फॉर्म, ITR 3 फॉर्म और ITR 4 फॉर्म की बात यहाँ पे की गई है। ITR 1 फॉर्म किस किस के लिए है? जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एनुअल इनकम की अगर मैं बात करूं वो 50 लाख से कम है, ठीक है, और उनकी इनकम कहां से होती है? सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर इनकम से जो इनकम है वो 5000 से कम है, और अदर सोर्सेज से जो उनकी इनकम होती है वो ITR 1 फॉर्म है वो फाइल करते हैं। ITR 2 फॉर्म किसके लिए है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, और इनकी इनकम कहां से होती है? सैलरी से, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, अदर सोर्सेज से इनकम है, या फॉरेन एसेट से उनकी कोई इनकम है। तो आप देख सकते हैं ITR 1 और ITR 2 एकदम अपोजिट है। फिर उसके बाद है ITR 3। ITR 3 में क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल और HUF है आप, ठीक है, और आपकी इनकम कहां से होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन से, पार्टनरशिप फर्म में इनकम हो रही है, या सभी सोर्सेज ऑफ इनकम है इंक्लूडिंग स्पेक्युलेटिव इनकम। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेक्युलेटिव इनकम भी जब आपकी हो रही है तो आपको ITR 3 फॉर्म है जो फाइल करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। देन इज ITR 4 जिसको हम सुगम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या HUF है, दोनों ही, जिनकी इनकम क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होती है बट लेस देन 50 lakhs है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वन हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज से जिनकी इनकम होती है, तो उनको ITR फॉर्म है जो वो फाइल करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए। तो दीज आर द फॉर्म, यहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो एक्सम्पशन होगी वो क्या होगी? जो ITR 1 है वहां पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ठीक है, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड दिस इज आस्क्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कहां से आता है? इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इनकम उस केस में क्या होगी? हमारे पास 4 केसेस हैं जहां पे आपकी जो इनकम है उसमें उसको बाइफरकेट किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, मतलब कि बिजनेस इनकम में। तो आपको प्रोपोर्शन दिया गया है, तो वहीं से आपके पास क्वेश्चन आया कि अगर आप ग्रो करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं टी को, तो मुझे ये बताइए कि कितना % इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितना % इनकम आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पूछा गया है टी के केस में, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 25% इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, 40% होगी, 60% होगी या 75% होगी। टी के केस में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो 60% होती है एंड बिजनेस इनकम आपकी 40% रहती है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये कहां से आता है? आपके पास डिफरेंट रूल्स में ये चीज डिफाइन है कि आप इनकम टैक्स का कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो रूल 7A, रूल 7B1, रूल 7B1A एंड रूल 8,
यहाँ पे आपके 4 रूल हैं, और यहाँ पे जो टी की मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया में टी मैन्युफैक्चर होती है, उससे अगर आप उसकी सेल से इनकम आप कमाते हो, तो रूल 8 में ये डिफाइंड है कि 60% ऑफ सच इनकम विल बी इंक्लूडेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% ऑफ सच इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज बिजनेस इनकम, ओके, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम यू कैन से। तो यहाँ पे आपको चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। तो आप याद कर लीजिए रूल 7A में, अगर आप इनकम कोई भी कमाते हैं, किससे, ग्रो करके या मैन्युफैक्चर करके रबर को, तो रबर के साथ जब आपकी इनकम होती है तो 65% ऑफ सच इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% ऑफ सच इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन केस ऑफ कॉफी, कॉफी के 2 केसेस हैं। एक केस है जहां पे आप ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो कॉफी को सिर्फ, ये रूल 7B क्लोज 1 में बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो कॉफी को इंडिया में, उससे आप इनकम डिराइव करते हो, सेल करते हो उसकी, तो 75% ऑफ सच इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% ऑफ सच इनकम विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इन केस आप कॉफी को क्या करते हो, ग्रो भी कर रहे हो, क्योर भी कर रहे हो, क्योर्ड भी है, रोस्टेड भी है और ग्राउंडेड भी है इंडिया में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन के साथ साथ आप काफी और ऑपरेशन करते हो, तो एग्रीकल्चर इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 60%, और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का प्रोपोर्शन है वो 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉफी और टी के केस में जब आपकी कॉफी ग्रोन है, क्योर्ड है, रोस्टेड है एंड ग्राउंडेड है इन इंडिया, उस केस में, और टी मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोन इन इंडिया के केस में आपका जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से ये चीज बताती हूँ। अगर आपने क्या किया है, क्या किया, टी को ग्रो किया और मैन्युफैक्चर किया और उसको सेल किया और आपने 5 लाख की इनकम कमाई, तो उससे क्या होगा, आपका 60% है जो 5 लाख का वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, ठीक है। 3 लाख क्या होगा आपका एग्रीकल्चर इनकम, और 2 लाख क्या हो जाएगा आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज आपको समझ आई है। A is entitled to children education allowance at the rate of ₹80 per month, कि एक पर्सन है A, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है कितना, 80 रुपए प्रति महीना पर चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए 80 रुपए मिल रहे हैं प्रति महीना। फॉर 3 चिल्ड्रन इट अमाउंट्स टू 240, वो बोल रहे हैं कि उनके 3 चिल्ड्रन है तो उनका 240 पर मंथ हो गया, ठीक है। इट विल बी एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना एग्जम्पशन होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कितना एग्जम्पशन होगा। क्या उनके पास 200 रुपए उनके एग्जम्पशन होगी, उनको 200 की छूट मिलेगी, 160 रुपए की छूट मिलेगी, 240 रुपए की छूट मिलेगी, या 300 रुपए की छूट मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन डाउट मैं बोलूंगी सभी के माइंड में आ रहा है, बट आज उसको वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही बारीकी से समझने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 160 पर मंथ। क्योंकि आपको ये चीज क्या होती है, ये चीज डिफाइन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे जितना अमाउंट दिया गया है वो ही एग्जम्प्टेड होगा। बट एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे आपको दिया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो 100 रुपए पर चाइल्ड होता है, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसका आंसर 200 होना चाहिए। 200 नहीं होगा इसका आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 160। समझते हैं कैसे। यहाँ पे इसने बोला कि आपको 80 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन के लिए डिडक्टेबल है, ये चीज मुझे क्लियर है कि 2 चिल्ड्रन के लिए ही डिडक्टेबल होगा। तो मुझे कितना डिडक्ट करना है, मुझे 160 डिडक्ट होगा, मुझे 160 की एग्जम्पशन मिलेगी। पर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम 100 रुपए पर चाइल्ड होता है, तो 200 रुपए की एग्जम्पशन है जो मिलनी चाहिए। ध्यान से पढ़िए ये क्या चीज है। एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आप कितना एक्सपेंडिचर करते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। बट क्या क्वेश्चन में एग्जम्पशन एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे बोला गया? क्वेश्चन बोल रहा है आपको अब एंटाइटल्ड ही सिर्फ 80 रुपए पर मंथ के लिए हो, आपको मिल ही 80 रुपए पर मंथ रहे हैं, तो आप कैसे 100 की एग्जम्पशन है जो ले सकते हो? 100 की एग्जम्पशन तब होगी अगर आपको कितने भी मिल रहे हो, आप एक्सपेंडिचर कितना भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 110 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता, तो आप 80 रुपए का एक्सपेंडिचर करते तो आपको 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिल जाता। बट यहाँ पे आपको मिल ही 80 रुपए रहा है, तो जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते हो।
डिडक्शन एग्जम्पशन किसके लिए है? एग्जम्पशन है एक्सपेंडिचर के लिए। यहाँ पे बात एक्सपेंडिचर की हो ही नहीं रही है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डिस्टिंक्शन। लो है, टैक्स है, इनको आप इंटरप्रेट कैसे करते हो वो बहुत मायने रखता है। बहुत ही बारीक ये चीजें हैं जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आपसे ये चीज बोली गई है कि आपको 100 रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, बट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि आप एंटाइटल्ड ही 80 रुपए के लिए हो, आपको मिलेंगे ही 80 रुपए, तो आप एक्सपेंडिचर चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, आपको 80 का ही डिडक्शन है, एग्जम्पशन है जो मिलने वाला है। तो एग्जम्पशन कितना होगा? 160 रुपए। आई होप अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इन केस आप ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास 7 स्पेशल केसेस हैं जहां पे आप कितना भी एक्सपेंडिचर करें, एग्जम्पशन कितना होगा? जितना आपको मिल रहा है, जितने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, या फिर जितना यहाँ पे अमाउंट है जो मेंशन की हुई है। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये नहीं बात कर रहा कि आपको कितना भी मिले आपको 100 रुपए ही एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं। ये चीज हमने खुद से बना ली और उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आंसर 200 होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर 200 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर 160 ही होगा। आई होप अब आपका ये डाउट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है और आप अब आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं करेंगे। बाकी और केसेस भी देख लीजिए। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है जहां पे आपको 200 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन मिलती है। अलाउंस है वो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? जितना आपको अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या फिर 10,000, जो इनमें से कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। थर्ड केस हमने पढ़ लिया है चिल्ड्रन एजुकेशन का। अब हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी होता है कि अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के लिए क्या मिलती है? एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे 300 रुपए तक की आपको एग्जम्पशन मिलती है, पर याद रखेंगे मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में आपको 3200 रुपए पर मंथ की एग्जम्पशन है जो मिल जाती है। किसके लिए? ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अगर होगा, ठीक है, या फिर वो डेफ या डम होगा, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज की उसकी डिसेबिलिटीज होंगी, तो इस केस में आपको 3200 रुपए पर मंथ की क्या है? एग्जम्पशन मिल जाएगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है? अंडरग्राउंड अलाउंस वुड बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अनकोजेनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। जो ऐसे लोग हैं जो माइंस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, तो उन सभी के लिए, जो अननेचुरल क्लाइमेट में काम करते हैं, उन सभी के लिए आपको जो एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है रुपए 800 की पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ 800 रुपीज की आपको क्या मिल जाती है? यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाती है। और काउंटर इन सर्जरी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज में है, जो सेना में है हमारे जवान, उनके लिए आपको एग्जम्पशन मिलती है 3900 पर मंथ। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनते हैं। एक क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाएगा कि गिवन अलाउंस है आपके पास, आपको इतना अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, जैसे अब मैं चिल्ड्रन वाले केस में ही बताती हूँ, जैसे 240 का आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे अलाउंस मिल रहा था पर मंथ, क्योंकि 3 चिल्ड्रन के लिए आपको 80-80 रुपए मिल रहे थे, तो 3 into 80 is 240। आपको ये पता है कि एग्जम्पशन कितना होगा, तो क्या करेंगे आप? एग्जम्पशन माइनस करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये एक सिनेरियो है, टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा, तो आप एग्जम्पशन निकालिए, क्योंकि एग्जम्पशन आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप एग्जम्पशन निकाल सकते हैं। एग्जम्पशन माइनस करो, कितनी होगी? 80 into 2, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपीज उनको मिल रहे थे, 2 चिल्ड्रन के लिए वो क्या है? वो है एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे 160 पर मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि वो कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल एनुअली, तो कितना एनुअली टैक्सेबल होगा? मुझे ये पता है 80 पर मंथ होगा, तो 80 into 12 मुझे कंप्लीट ईयर का निकालना है, तो 960 रुपीज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको क्या है? 2 चिल्ड्रन के लिए ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में भी 2 चिल्ड्रन के लिए ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। एक ऐसा केस बताएंगे, एक ऐसी एग्जम्पशन बताएंगे जहां पे आपके जो चिल्ड्रन वाली जो लिमिटेशन है वो नहीं है। आप अगर आपके पास 5 चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है, 10 चिल्ड्रन है, जितने भी चिल्ड्रन है, या आपके पास 2 चिल्ड्रन है, तो आपको सभी के लिए क्या मिलती है? एग्जम्पशन मिलती है। मुझे विद सेक्शन आप बताएंगे और उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे जरूर से।